हमारा एमसी जिसे इतना ज्यादा बुली किया गया था कि वो अपने ही हाई स्कूल के छत से कूदकर मरने का ठान लेता है। लेकिन तभी उसके फोन में उसके दादी का मैसेज आता है, जिसे देखकर उसे अपने दादी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ जाता है। पर असल में वो दादी उसकी असली दादी नहीं थी, बल्कि वो डीमन रियाल्म के डीमन जनरल थी, जो हमारे एमसी को मॉन्स्टर और डीमन से प्रोटेक्ट किया करती थी। वो भी उसे बिना पता चले, क्योंकि हमारा एमसी कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि डीमन रियाल्म का प्रिंस था। पर वो इस बात को हमारे एमसी को पता नहीं चलने देती है। स्टोरी के शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे एमसी को दिखाया जाता है। फिर तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए आता है और हमारे एमसी को हे पंख कहते हुए हमारे एमसी के सिर के पीछे झापड़ मार देता है, जिसके वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वो बोली हमारे एमसी का मजाक उड़ाने लगता है। फिर उसके बाद जब हमारा एमसी उठने की कोशिश करता है तो वो बोली हमारे एमसी के ऊपर ही बैठ जाता है और वो पोज मारने लगता है। और उस बोली के फ्रेंड्स भी उसका मजाक उड़ाते हुए उसका वीडियो बना रहे थे। फिर उसके बाद वो बोली हमारे एमसी के बाल को पकड़ते हुए कहता है गुड मॉर्निंग लूजर कमीने लीव गन्नारो। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लंच टाइम हो गया होता है और हमारा एमसी कैंटीन में खाना खा रहा था। पर तभी वहाँ दो लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक वहाँ बैठने के लिए कहता है, पर दूसरा पहले वाले को धीरे आवाज में कहता है ये वही है जिसे बुली किया जाता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर हमारे एमसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना खाना खाने लगता है। फिर हमारा एमसी बताता है मेरा नाम हान आरो है, लेकिन इसके बदले वो लोग मुझे डोगरो बुलाते हैं, एक ट्रांसफर स्टूडेंट, एक आउटकास्ट और इसके अलावा एक और है। फिर तभी पीछे से कोई चंकी कमीने कहते हुए नारो के कमर के ऊपर किक मार देता है, जिसके वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और इसके साथ ही वो जिस मेडिसिन को खा रहा था वो डिब्बा भी गिर जाता है और ये वही वीडियो बनाने वाला बुली था। फिर उसके बाद हमारा एमसी जब उठकर उन मेडिसिन के पास जाने लगता है तो वो ब्लॉन्डी हेयर वाला बुली उन मेडिसिन को अपने पैर से कुचल देता है। फिर वो कहता है तुम इसे हर दिन क्यों खाते हो। फिर उसके बगल वाला बुली कहता है क्या ये वायग्रा है। फिर वही ब्लॉन्डी हेयर वाला बुली कहता है क्या तुम्हें हर रात इरेक्शन होता है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, कहीं ये सब करते हुए तुम्हें तुम्हारी माँ पकड़ न ले। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम तो एक अनाथ हो। जिसके बात को सुनकर नारो उन्हें घूर घूर कर देखने लगता है, जिसे देखकर वो लोग भी एक पल के लिए चुपचाप हो गए थे। फिर अगले ही पल हंसते हुए कहते हैं क्या तुमने इसके आंखों को देखा। फिर दूसरा कहता है मैं तो उसे देखकर डर ही गया था। फिर तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है तुम लोग एक बीमार लड़के को क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हें तो इसका इलाज करना चाहिए। और ये कहने वाला वही टकला बुली होता है। फिर वो कहता है इसे फिजिकल थेरेपी के साथ इलाज करना चाहिए। फिर उसके बाद वो नारो के चेहरे के ऊपर एक जोरदार किक मार देता है। फिर वो नारो के पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उसके चेहरे पर झापड़ मारने लगता है। फिर उसके बाद नारो सोचने लगते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे पीटा जाए, इससे ज्यादा जो चीज मुझे परेशान करती है वो ये है कि मेरी बॉडी मेरी बात नहीं मानती। जितना ज्यादा मैं गुस्सा होते जाता हूँ उतना ही ज्यादा मैं कमजोर होते जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी पूरी बॉडी जंजीर से जकड़ा हुआ है, यहाँ तक कि मैं एक उंगली भी नहीं उठा सकता। और मेरा दिल ऐसा लगता है जैसे कि वो गुस्से से ही फट जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि कोई अजीब पावर मुझे रोकती है। मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ एक बार जी भर कर गुस्सा करना चाहता हूँ, मैं उन सभी को मारना चाहता हूँ। और वो यही सब सोचते हुए उस टकले बुली को घूर घूर कर देख रहा होता है, जिसे देखकर वो टकला बुली गुस्सा हो जाता है और उसके आंख के ऊपर पंच मारने वाला होता है। फिर तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारे वजह से मैं पानी नहीं ले पा रही हूँ। फिर बताया जाता है इसका नाम ली लूना है। फिर वो टकला बोली कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। पर जब वो लूना को देखता है तो उसके पूरे हाव भाव बदल जाते हैं। फिर वो बोली कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मुझे माफ कर देना, तुम्हें प्यास लग रही होगी, मैं रास्ते से हट जाता हूँ। और उस बोली के फ्रेंड भी उसे देखकर लट्टू हो जाते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए हमें माफ कर दो। फिर वो तीनों उसे बाय बाय कहकर वहाँ से जाने लगते हैं और लूना उन लोगों को देख रही होती है। फिर वो नारो को देखने लगती है जहाँ वो जमीन पर वैसे ही पड़ा होता है। फिर उसके बाद वो खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने गिरे हुए मेडिसिन की तरफ भी ध्यान नहीं देता है और लूना उसे जाते हुए देख रही होती है। फिर तभी उसका ध्यान जमीन पर गिरे हुए नारो के मेडिसिन की तरफ जाता है और लूना उस मेडिसिन को देखकर हैरान हो जाती है, जैसे कि वो उस मेडिसिन के बारे में जानती है। फिर उसके बाद हमें नारो को दिखाया जाता है जो अपने हाई स्कूल के छत के ऊपर खड़ा था और वो सोच रहा होता है बोली हर जगह होती है और ये और भी ज्यादा बढ़ते जाती है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमजोर हूँ। वे काफी खुश लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें किसी की भी कोई चिंता नहीं है। फिर
तभी उसके फोन में उसके दादी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, नारो तुम आज रात के खाने में क्या खाना चाहते हो। जिसे देखकर नारो को अपने दादी का याद आ जाता है, जहाँ उसके दादी कह रही थी, नारो तुम मेरे लिए ट्रेजर हो, नारो तुम्हें देखकर ही मेरा पेट भर जाता है, नारो तुम्हें खाना को धीरे धीरे खाना चाहिए, नारो मेरे 10 लाइफ तुम्हारे बराबर हैं, नारो तुम एक अच्छे इंसान हो। और वो यही सब याद कर रहा होता है। फिर तभी पीछे से कोई नारो चिल्लाते हुए आता है और वो नारो को छत के किनारे खड़े देखकर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये खतरनाक हो सकता है, जल्दी से वहाँ से नीचे उतर जाओ। फिर बताया जाता है इसका नाम जंगयोंग है। फिर नारो कहता है, मैं तो बस नजारे को देख रहा था। फिर जंगयोंग कहता है, लेकिन ये भी काफी खतरनाक है। फिर उसके बाद नारो मन ही मन कहता है, जंगयोंग सिर्फ मुझसे तभी बात करता है जब मेरे आसपास कोई भी नहीं होता है, बिल्कुल अगर वो मेरे साथ रहेगा तो उसे भी मेरे जैसे ही बुली किया जाएगा। फिर उसके बाद नारो नीचे उतर जाता है। फिर जंगयोंग कहता है, क्या तुम ठीक हो, लेकिन नारो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है। फिर नारो कहता है, मैं पहले जा रहा हूँ, और वहाँ से जाने लगता है और जंगयोंग उसे जाते हुए सिर्फ देखते रह जाता है। फिर उसके बाद नारो अपने क्लासरूम में आ जाता है और चुपचाप लूना के बगल से भी गुजर जाता है और लूना भी उसे गौर से देख रही होती है। फिर नारो अपने सिर को नीचे रखकर अपने बेंच पर ही सो जाता है और वहीं पर कुछ स्टूडेंट एक जगह इकट्ठा होकर मोबाइल में एक फोटो को देख रहे थे, जिस फोटो में उस टावर के अंदर एक मॉन्स्टर था जिसे देखकर वो लोग भूत भूत कह रहे थे और लूना भी उनकी बातों को सुन रही थी। फिर वो अपने जगह से खड़े हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर उसके बाद हमें उसी टावर को दिखाया जाता है जिसके फोटो को वो लोग फोन में देख रहे थे और उस टावर में से वही मॉन्स्टर निकलता है। फिर वो उस टावर से नीचे उतरने लगता है। फिर उसके बाद वो इंसान की तरह ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वहाँ से जाते हुए कहने लगता है की को ढूंढना होगा। फिर उसके बाद हमें नारो के अपार्टमेंट मतलब उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नारो अपने चोट के ऊपर दवाई लगा रहा था। फिर तभी उसके कोई रूम के दरवाजे को नॉक करते हुए नारो कहता है। फिर उसके बाद वो उस दवाई को नीचे रखकर सोने का नाटक करने लगता है। फिर दिखाया जाता है दरवाजा खोलते हुए कोई आता है और ये उसकी दादी थी, जो कहती है, क्या तुम रूम में हो, क्या तुम सोने जा रहे हो, तुम्हें सोने से पहले खा लेना चाहिए। फिर नारो कहता है, मैंने पहले ही अपने फ्रेंड के साथ खा लिया है। फिर उसके बाद उसकी दादी कहती है, क्या सच में, अगली बार अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आ जाना, मैं उनके लिए काफी स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। फिर उसके बाद वो दरवाजा बंद करके वहाँ से जाने लगती है। फिर उसके बाद नारो को दिखाया जाता है, जो उठता है और अपने उदास चेहरे के साथ फिर से सिर झुकाकर बैठ जाता है। फिर दादी के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां वो नारो के स्कूल यूनिफॉर्म को धोने जा रही थी। फिर जैसे ही वो उसके स्कूल यूनिफॉर्म को निकालती है, वो देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके शर्ट के ऊपर जूते के निशान थे, जिसे देखकर उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। फिर वो नारो कहते हुए उस शर्ट को दिखे जा रही थी। फिर उसके बाद हमें उस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही मॉन्स्टर आ गया था, जिसके पास एक डिलीवरी वैन होती है और उसके अंदर डिलीवरी मैन होता है, जो उबासी लेते हुए कहता है, अब बस आखिरी डिलीवरी बचा हुआ है, ये डिलीवरी का काम भी काफी थका देने वाला है। फिर तभी उसे साइड से आवाज आती है और जब वो मुड़कर देखता है तो बिल्कुल उसके बगल में वही मॉन्स्टर था और वो मॉन्स्टर कह रहा था, मुझे स्किन की जरूरत है। फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दादी खाना बना रही थी और नारो अपने चेहरे को आईने में देखकर सोचने लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, ये कल से भी ज्यादा सूजा हुआ है। दादी इसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। फिर तभी उसकी दादी कहती है, नारो उठ जाओ, स्कूल जाने का समय होने वाला है, पहले तुम खाना खा लो। फिर नारो टॉवेल से अपने चेहरे को छिपाते हुए कहता है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं नहाने जा रहा हूँ। फिर दादी कहती है, तुम्हें कम से कम थोड़ा तो खाना खा लेना चाहिए। फिर नारो कहता है, मैं नहाने के बाद खा लूंगा। फिर तभी दरवाजे पर बेल रिंग करने का आवाज आता है, जिसे सुनने के बाद नारो जब कैमरे में देखता है तो रूम के बाहर एक डिलीवरी मैन था, जो कह रहा था, एक डिलीवरी है। फिर तभी दादी कहती है, बाहर कौन है। फिर नारो टॉवेल से चेहरे को छुपाते हुए कहता है, बाहर एक डिलीवरी वाला है। फिर उसके बाद नारो वहाँ पर दरवाजे खोलने के बटन को दबा देते हैं, जिससे दरवाजा खुलने लगता है। फिर उसके बाद वो नहाने के लिए चले जाता है और जब वो अपने कपड़े को उतारता है तो उसके बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा चोट लगा हुआ था। फिर उसके बाद नारो नहाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नारो ने दरवाजा खोल दिया था, इसलिए वो डिलीवरी वाला अंदर आ जाता है। उसकी आवाज को सुनकर दादी कहती है, कौन है।
पर डिलीवरी वाला बिना कुछ बोले दादी के पास आ रहा था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये डिलीवरी वाला कोई और नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर था, जिसे देखकर दादी भी काफी हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद वो डिलीवरी वाला दादी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दादी उस अटैक से बच जाती है और नारो अंदर नहा रहा था, इसलिए बाहर का आवाज नारो को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से दादी गिर जाती है, पर वो मॉन्स्टर रुकता नहीं और दादी के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिसके वजह से दादी के गाल के ऊपर भी एक कट लग गया था। फिर दादी कहती है आखिरकार तुमने उसे फिर से ढूंढ लिया, और दादी के चेहरे पर एक अजीब तरह का मार्क आ जाता है। फिर उसके हाथ से कई सारे ब्लडी स्ट्रिंग्स निकलने लगते हैं और वो स्ट्रिंग उस मॉन्स्टर को जकड़ लेते हैं। फिर वो स्ट्रिंग को खींचती हैं, से मॉन्स्टर और भी ज्यादा कसकर बंधने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर की चीखें निकल जाती हैं। फिर दादी कहती है मैंने कहा था कि तुम उसे दोबारा मत ढूंढना। फिर वो मॉन्स्टर की कहने लगता है, और गाइस यहाँ पर की का मतलब चाबी है। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा जोर लगाने लगता है, जिससे उसके दोनों हाथ उखड़ जाते हैं और वो स्ट्रिंग भी टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर दादी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है जब तक मुझे की नहीं मिल जाता तब तक मैं उसे ढूंढते रहूंगा। फिर दिखाया जाता है जो स्ट्रिंग टूटा होता है वो जब सामान पर लगता है तो वो सामान भी टूटने लगते हैं, और इस आवाज को नारो भी सुन लेता है। फिर वो सोचने लगता है आखिर ये किस तरह का आवाज है। फिर उसके बाद वो शावर को बंद कर देता है। फिर उसके बाद बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दादी अपने स्ट्रिंग से उस मॉन्स्टर के मुंह को बांध दी थी। फिर वो कहती है बेहतर होगा कि तुम चुप रहो, और उसका मुंह बंद होने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। फिर बाहर कोई आवाज ना सुनने की वजह से नारो सोचने लगता है ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। फिर वो शावर को चालू कर फिर से नहाने लगता है। फिर दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर दादी के स्ट्रिंग को तोड़ दिया था और अपने जीभ से अटैक कर दिया था, जिसके वजह से दादी भी पीछे घसीटते चले जाती है। फिर वो मॉन्स्टर फिर से अपने जीभ से अटैक करता है। फिर उसके बाद दादी कुछ तो करने लगती है, जिसके वजह से उनके आसपास से काफी ज्यादा स्ट्रिंग निकलने लगता है और वो स्ट्रिंग मकड़ी के जाल के जैसे बन जाता है। फिर नारो को दिखाया जाता है जो सोच रहा था इस बार मुझे यकीन है मैंने कुछ तो सुना है। फिर वो दरवाजे को खोलते हुए कहता है क्या कुछ गड़बड़ है दादी, क्या बाहर कुछ हो रहा है। फिर दिखाया जाता है उसकी दादी उस मॉन्स्टर को अपने स्ट्रिंग से पूरी तरह से बांध ली थी। फिर नारो अपने आंख पोंछते हुए कहता है क्या बाहर कुछ हुआ है, मैंने कुछ आवाज सुना, क्या ये टीवी का आवाज है। फिर दादी कहती है ऐसा लगता है मेरे सुनने की ताकत कम हो गई है, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा होने के बाद भी मैं टीवी का आवाज को सुन नहीं पाई, तो ठीक है मैं टीवी बंद कर देती हूँ, बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर नारो कहता है मुझे ऐसा लगा था कि आप फिर से गिर गई हो। फिर वो मॉन्स्टर हल्के से आवाज में कहता है तुम लोग ऐसे ही भागते रहते हो, तुम्हारा भागना बेकार है। फिर उसके बाद दादी अपने स्ट्रिंग को खींचकर उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, और जैसे ही वो टुकड़ों में बढ़ जाता है उसका बॉडी धुएं में बदल जाता है और कुछ ही पल में उसका पूरा बॉडी वहां से गायब हो जाता है। फिर नारो सोचने लगता है नहाने के बाद चोट थोड़ा सा कम दिख रहा है, जैसे कि मैंने सोचा था इस हालत में खाना खाने जाना थोड़ा अजीब है। फिर उसके बाद दादी को दिखाया जाता है जो अपने चेहरे को मिरर में देख रही थी, और उसके गाल पर लगा हुआ कट कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर वो सोचने लगती है ऐसा लगता है अब मुझे दूसरे जगह रहने की जगह ढूंढनी होगी। फिर नारो सोच रहा होता है अगर दादी उसके चेहरे की चोट को देखेगी तो वो क्या बोलेगा, और वहीं दादी सोच रही होती है कि वो दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए नारो को क्या बोलेगी। फिर उसके बाद हमें नारो के हाई स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, और वहीं पर नारो दूसरों से काफी धीरे दौड़ रहा होता है, और वो सोच रहा था दादी आज काफी परेशान दिख रही थी, क्या कुछ हुआ है। नहीं, मुझे अभी दौड़ने पर ध्यान देना होगा, मैं हर समय सबके पीछे अकेले नहीं रह सकता, मुझे भी तेज दौड़ना होगा, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर उसे दौड़ने में काफी दिक्कत हो रहा था, और उसे ऐसे लग रहा था जैसे कि ट्रेनिंग ग्राउंड उसके लिए काफी बड़ा है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर होता है जो जब बगल में देखता है तो नारो जमीन पर गिरा हुआ था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है एक आदमी जो भाग रहा था, और उसके पीछे किसी रेड कलर की चीज पड़ी हुई थी जो उसका पीछा कर रही थी। तभी उस आदमी के सामने एक वोटेक्स आता है और वो आदमी उसी वोटेक्स में कूद जाता है। फिर तभी नारो को होश आ जाता है, और नारो ये सब अपने सपने में देख रहा था। फिर वो उठते हुए सोचने लगता है क्या ये नर्स ऑफिस है, मेरा सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा है, ये सपना मुझे बार बार आता है जब भी मैं बेहोश हो जाता हूँ, आखिर ऐसा क्यों होता है। फिर तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। फिर जब वो फोन को उठाता है तो वो उसकी दादी का फोन था। फिर वो सोचने लगता है क्या मेरे बेहोश होने की वजह से टीचर ने दादी को फोन किया था। फिर जब वो फोन उठाता है और हेलो कहता है तो वो दादी की बातों को सुनकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी दादी दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए कह रही थी।
और वो नारो को घर जल्दी आने के लिए कह रही थी। फिर नारो कहता है हमें इस जगह पर आए ज्यादा समय नहीं हुआ है और हम इतनी जल्दी फिर से दूसरे जगह जा रहे हैं। पर दादी उसके सवाल को इग्नोर करते हुए कहती है मुझे अभी रियल एस्टेट जाना है, इसलिए घर आकर अपने सामान को जल्दी पैक कर लेना। फिर नारो कहता है क्या सच में हम फिर से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम ऐसा कब तक करते रहेंगे। फिर नारो हमें बताता है हम हमेशा से अपनी जगह बदलते रहे हैं और मुझे इसका कारण भी नहीं पता, जब से मैं बच्चा था तब से ऐसा ही हो रहा है। फिर हमें नारो को दिखाया जाता है जो छोटा होता है और वो इस स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट होता है जिसे टीचर दूसरे स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर नारो को चोट लग गई थी और वो टीचर दूसरे स्टूडेंट से कह रही थी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है तुम्हें उसके साथ ठीक से खेलना चाहिए, वो कमजोर है, अब चलो तुम लोग नारो से माफी मांगो। पर नारो कह रहा था मैं ठीक हूँ, पर वो स्टूडेंट उसे गुस्से से देखते हुए कहते हैं हमें माफ कर दो, हम अगली बार ठीक से खेलेंगे। और इसके बाद से सब लोग उससे दूर रहा करते थे क्योंकि वो काफी कमजोर था। उसके बाद वो फिर से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है और जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे ही वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होते जाता है और इसी तरह से वो बड़ा भी हो जाता है। फिर हमें दादी को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है मैं जितना ज्यादा रोक रही हूँ वो उतना ज्यादा ही आते जा रहे हैं, आखिर मैं उन्हें कितने लंबे समय तक रोक पाऊंगी। फिर उसके बाद वो नारो के रूम के अंदर आ जाती है और उसे देखते हुए सोचने लगती है आखिर मैं नारो को उनसे कब तक बचा पाऊंगी। और गाइस नारो जो है वो किसी चीज का की है जो आपको बाद में पता चलेगा और इसी वजह से मॉन्स्टर नारो के पीछे पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कचरा डंप होता है, वहीं एक फ्रिज के अंदर से एक मॉन्स्टर का हाथ निकलता है। फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके उस कचरे से निकलने लगता है। फिर उसके बाद उसी कचरे के अंदर हमें एक और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है उस कचरे के अंदर कई सारे मॉन्स्टर थे। फिर उसके बाद हमें एक डिलीवरी वैन को दिखाया जाता है और उस डिलीवरी वैन के पास वो मॉन्स्टर आ गए थे, पर तभी उसे गाड़ी के ऊपर किसी की आवाज सुनाई देती है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। पर तभी उसके बिल्कुल बगल में एक मॉन्स्टर आ गया था जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर उसके बाद सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, उस डिलीवरी वैन का सड़क किनारे टक्कर हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उस डिलीवरी वैन के पास और भी मॉन्स्टर आने लगे थे। फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बिल्ली को खाना खिला रहा था। फिर तभी वहाँ पर वही डिलीवरी वैन आ जाता है जिसे देखकर वो बिल्ली डरने लगता है और उस सिक्योरिटी गार्ड का भी उस डिलीवरी वैन की तरफ ध्यान चले जाता है। फिर वो बिल्ली सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर पंजा मार देती है और म्याऊ म्याऊ चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है, जिससे वो सिक्योरिटी गार्ड भी गुस्सा होते हुए कहता है मैं तुम्हें रोज खाना खिलाता हूँ और तुम मुझे ही पंजा मार रही हो। फिर तभी जब वो सामने की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पूरी बिल्डिंग से किसी न किसी जानवर की चिल्लाने या भौंकने की आवाज आ रही थी और उसे देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं समझ पाता। फिर उसके बाद उस डिलीवरी वैन के ड्राइवर को दिखाया जाता है जो डिलीवरी वैन के पीछे के दरवाजे को खोलता है। फिर नारो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो खाना खा रहा होता है और उसे भी कुत्ते बिल्लियों की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, ये लोग सवेरे सवेरे ही शोर मचाना शुरू कर दिए हैं, क्या कुछ हुआ है। पर यहाँ पर दादी समझ गई होती हैं और वो ये भी सेंस कर ली होती है कि वो लोग आने वाले हैं। फिर दादी अपने जगह से उठते हुए कहती है क्या तुम्हारा खाना खाना हो गया है, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए नहीं तो तुम्हें पहुंचने में देर हो जाएगी। फिर नारो कहता है लेकिन अभी भी काफी समय बचा हुआ है, पर दादी उसकी बात नहीं मानती है और उसे जल्दी जाने के लिए कहती हैं। फिर नारो कहता है कल तो आप खाना खाने के लिए जोर दे रहे थे और आज आप ठीक से खाना खाए बिना ही मुझे भेज रहे हो। फिर दादी उसे भेजते हुए कहती हैं तुम्हें स्कूल जल्दी जाकर अपने टीचर को ट्रांसफर होने के बारे में बताना होगा। फिर वो उसे बाहर भेजकर दरवाजा बंद कर देती है। दादी के अचानक ऐसे करने से नारो को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर नारो वहाँ से जाते हुए सोचने लगता है कुत्ते भौंक रहे हैं और दादी भी आज अजीब से बर्ताव कर रही थी। फिर दिखाया जाता है नारो लिफ्ट के पास पहुंच गया होता है और जैसे ही लिफ्ट खुलता है वहाँ से काफी सारे डिलीवरी मैन निकलने लगते हैं। उसे देखकर नारो सोचने लगता है आखिर इतने सारे डिलीवरी मैन यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर तभी नारो को उनके अंदर से किसी तरह का स्मेल महसूस होता है
जिसे महसूस करने के बाद वो एक पल के लिए खो गया था। फिर वो उन डिलीवरी मैन को देखते हुए सोचने लगते हैं आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कहता है, बच्चे क्या तुम लिफ्ट में नहीं जाना चाहते। फिर उसके बाद वो दोनों लिफ्ट से नीचे उतरने लगते हैं। फिर नारो सोचने लगता है मुझे कुछ अजीब लग रहा है। फिर दिखाया जाता है वो सभी डिलीवरी मैन नारो के रूम के पास पहुंच गए थे और वो लोग बेल रिंग कर रहे थे और दरवाजे के उस पर दादी थी जो पूरी तरह से उनसे फाइट करने के लिए तैयार थी। फिर नारो दिखाया जाता है जो नीचे पहुंच गया होता है, पर वो उस डिलीवरी वैन को खुला देखकर अंदर झांकने लगता है। पर जब वो उस डिलीवरी वैन को देखते हैं तो वो पूरे तरह से खाली था। फिर वो सोचने लगता है यहाँ पर तो एक भी डिलीवरी पैकेज नहीं है, तो इतने सारे डिलीवरी मैन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर तभी उसे ऊपर की तरफ किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जब वो मुड़ कर देखता है तो ऊपर से एक डिलीवरी मैन नीचे गिर रहा था, जिसे देखकर नारो सोचने लगता है वो डिलीवरी मैन तो मेरे रूम से गिर रहा है। फिर वो डिलीवरी मैन नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर नारो सोचने लगता है क्या वो सच में एक आदमी था। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को कहता है वहां पर ऊपर से एक आदमी नीचे गिरा है। फिर वो दौड़ते हुए कहता है प्लीज इसे रिपोर्ट कर देना। फिर वो लिफ्ट के पास पहुंच जाता है और लिफ्ट के बटन को दबाते हुए सोचने लगता है ये नीचे नहीं आ रहा। फिर उसके बाद वो सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है और सोचने लगता है आखिर यहाँ क्या हो रहा है, और वो दादी को लेकर परेशान होता है। फिर ऊपर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ वो सभी मॉन्स्टर दादी के ऊपर अटैक कर दिए थे, पर दादी फाइट करने के लिए पहले से ही तैयार थी। वो बहुत ही तेजी से अपने स्ट्रिंग से उन मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वो मॉन्स्टर जैसे ही मारे जाते हैं उनकी बॉडी धुएं में बदलने लगती है। पर तभी उनके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है जो दादी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को दादी अपने स्ट्रिंग से ब्लॉक कर लेती है। फिर वो अपने स्ट्रिंग को चारों तरफ फैलाकर बाकी बचे मॉन्स्टर को भी टुकड़ों में काटने लगती है। पर तभी कोई उसके स्ट्रिंग को तोड़ देता है और उसे तोड़ने वाला एक डीमन होता है, और शायद ये एक हाई रैंकिंग डीमन है जो कहता है सना इन्हें रोकना बेकार है। और गाइस यहाँ पर दादी का नाम ही सना है और उसे देखकर दादी भी थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर वो कहता है जल्दी हमारे किंग का ट्रूप यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद दादी अपने स्ट्रिंग से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देती है, जिस स्ट्रिंग को वो डीमन अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्ट्रिंग उसके गले को जकड़ लेती है। फिर दादी उसे अपने तरफ खींचते हुए कहती है क्या बकवास है, क्या उसके ट्रूप गड्ढे से निकलेंगे। उसकी बातें सुनकर वो डीमन गुस्सा हो जाता है और दादी के स्ट्रिंग को तोड़ते हुए दादी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दादी भी उसके अटैक को अपने हाथ को आगे करके ब्लॉक कर लेती है। फिर वो डीमन कहता है सना सभी दरवाजे को खोलो, मुझे उसकी को दे दो और किंग के ट्रूप का स्वागत करो। फिर उसके बाद दादी उसके एक हाथ को पूरी तरह से जकड़ लेती है और उसे खींचकर हवा में ऊपर फेंकती है। फिर वो ऊपर आकर अपने स्ट्रिंग से उस डीमन को पूरी तरह से जकड़ लेती है और अपने स्ट्रिंग को खींचने लगती है, जिससे वो डीमन भी चीखने चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद दादी कहती है आखिर किंग कौन है। फिर हमें बाहर की तरफ नारो का सीन दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए अपने रूम तक पहुंचने वाला था। फिर उस डीमन को दिखाया जाता है जिसके गले को दादी अपने स्ट्रिंग से खींचे जा रही थी और वो डीमन कह रहा था मुझे वो की दे दो। फिर दादी कहती है मेरे पास कोई की नहीं है और सभी दरवाजे पहले से ही बंद हो चुके हैं। गाइस मैं की के जगह चाबी कहूंगा क्योंकि हिंदी के साथ की बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर वो डीमन कहता है मुझे चाबी दे दो। फिर बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहां नारो रूम के पास पहुंच गया था और दरवाजा खुलने वाला था, जिसे सुनकर दादी काफी हैरान हो जाती हैं। पर वो दरवाजा खुल नहीं पाता, जिसे देखकर नारो और परेशान होने लगता है। फिर अंदर दादी को दिखाया जाता है जिसने अपने स्ट्रिंग से उस दरवाजे को लॉक कर दिया था और दूसरे हाथ से डीमन को पकड़े हुई थी, और इसी का फायदा उठाकर डीमन स्ट्रिंग को तोड़ देता है, अपने हाथ को दादी के पेट के आर पार कर देता है। फिर वो डीमन हंसने लगता है और उसकी हंसने की आवाज थोड़ी अजीब थी, जिसे सुनने के बाद नारो और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और वो दरवाजों को पीट पीट कर दादी दादी चिल्ला रहा होता है। फिर दादी उस डीमन के वही हाथ को काट देती है। फिर वो डीमन कहता है सना हमें रोकना तुम्हारे लिए बेकार है। फिर दादी कहती है तुम अपने लाइफ को ऐसे फालतू की चीजों में कैसे खत्म कर सकते हो, क्या इसका कोई मतलब बनता है, काश तुमने हमें अकेले ही छोड़ दिया होता। फिर वो डीमन कहता है तुम एक हेड गार्ड थी और तुम एक मामूली बच्चे की रखवाली कर रही हो, यहाँ तक कि अपने जान भी जोखिम में डाल रही हो, इसका मतलब वो बच्चा मामूली नहीं हो सकता, क्या ये वही बच्चा है। उसकी बातें सुनकर दादी काफी गुस्सा हो जाती है। उसे देखकर वो डीमन सोचने लगता है, इसके एक्सप्रेशन को देखकर लगता है भले ही मैंने ये अंदाजा लगाया था लेकिन अब ये बात साफ हो गई है। फिर वो कहता है अगर किंग को उस बच्चे के बारे में पता चल जाए तो
पर तभी दादी बहुत तेजी से उसके पास आकर अपने हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर दीवार से टकरा देती हैं। फिर उसके बाद दादी गुस्से से कहती है, तुमको कैसे पता चला? मुझे बताओ, वैसे भी तुम मरने ही वाले हो। फिर उसके बाद वो अपने हाथ से उस डीमन के सिर को दबाने लगती है, जिससे वो डीमन भी चीखने लगता है। फिर हमें नीचे की तरफ सिक्योरिटी गार्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कहता है उसने कहा था कि यहाँ पर कोई आदमी गिरा है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। ऐसा लगता है वो बच्चा मुझे बेवकूफ बना रहा था। फिर हमें उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो बिल्डिंग पर चढ़ते हुए नारो के पास आ गया था, जहाँ पे नारो चिल्ला चिल्लाकर दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। फिर उसके बाद हमें अंदर के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दादी ने उस डीमन को मार दिया था और उसकी स्ट्रिंग पूरे रूम में फैली हुई थी, जिस वजह से कोई खिड़की दरवाजे भी नहीं खोल सकता। फिर वो सोचने लगती है, हमें पहले यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि दूसरे यहाँ आ जाए। पर तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उस मॉन्स्टर ने नारो को अपने टेंटिकल से लपेट रखा था। और वही नारो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर दादी कहती है, उस बच्चे को छोड़ दो, वो सिर्फ एक इंसान है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर दादी कहती है, उस बच्चे को छोड़ दो और तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दे दूंगी। फिर वो मॉन्स्टर कहता है, सरा मैं तुम्हारे चालाकी से वाकिफ हूँ, इसलिए पहले तुम मुझे चाबी दो, उसके बाद मैं इस बच्चे को छोड़ूंगा, नहीं तो। फिर वो अपने नाखून को नारो के चेहरे पर चुभाने लगता है, जिसे देखकर दादी चिल्लाकर रुकने के लिए कहती है और अपने स्ट्रिंग को निकालते हुए अपने पावर को रिलीज करने लगती है। उसे देखकर नारो हैरान होते हुए दादी कहता है। फिर जब उसे एहसास होता है कि उसने नारो के सामने अपने पावर को दिखा दिया है, तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और इसी का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से दादी के एक हाथ को काट देता है, जिसे देखकर नारो दादी का नाम चिल्लाने लगता है। फिर वो अपने दांत से उस मॉन्स्टर के हाथ को काट लेता है और अपने दांत से उस मॉन्स्टर के स्किन को चबाकर खींचने लगता है, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। फिर वो नारो को जोर से पीछे धकेल दिया था, जिसके वजह से नारो पीछे दीवार से टकरा गया था और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है, जिसे देखकर दादी काफी घबरा जाती हैं। फिर उसके बाद नारो खांसते हुए उठने की कोशिश करने लगता है और दादी नारो नारो चिल्लाते हुए उसके पास आ रही थी। पर तभी नारो के ऊपर खून के छींटे गिरते हैं और ये खून के छींटे दादी के थे, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने अपने हाथ को दादी के सीने के आर पार कर दिया था। उसे देखकर नारो अपने जगह से खड़े हो जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना पंच मारने वाला होता है, पर उससे पहले ही वो मॉन्स्टर अपने हाथ को नारो के सीने के आर पार कर देता है। फिर वो उसे जमीन पर फेंक देता है। फिर वो हंसते हुए कहता है, हेड गार्ड सना, मैं सच में तुमसे काफी डिसअपॉइंट हुआ, तुमने एक कमजोर से बच्चे के लिए अपने कमजोरी को दिखा दिया। फिर तभी उसे अपने पीछे से काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो मॉन्स्टर घबराते हुए जब पीछे मुड़कर देखता है, दादी के चारों तरफ से स्ट्रिंग्स निकल रहे थे। उसे देखकर वो मॉन्स्टर सोचने लगता है, तो क्या यही है हेड गार्ड सना की असली ताकत? फिर दादी अपने हाथ को आगे करती है, जिससे उसके जितने भी स्ट्रिंग थे वो उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और उसका हर एक स्ट्रिंग उसके बॉडी को कट कर रहा था, जिसके वजह से वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा था। फिर उसके बाद दादी अपनी मुट्ठी को बंद कर देती है, जिससे वो स्ट्रिंग उस मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट देता है। फिर हमें नारो को दिखाया जाता है, जो जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद बताया जाता है, ये लंबे और भयानक दिनों की शुरुआत थी, जहाँ जमीन से एक तेज चीख सुनाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पूरा माउंटेन खून से नहा लिया हो। फिर उसके बाद हमें दादी को दिखाया जाता है, जो भाग रही होती है और उसके सामने समुद्र होता है और उसे एक औरत कह रही थी, सना प्लीज नारो का अच्छे से ख्याल रखना, जल्दी से नारो को लेकर यहाँ से भाग जाओ। और ये शायद नारो की माँ थी। फिर दिखाया जाता है दादी के हाथ में नारो था, जो उस समय बच्चा था। फिर दिखाया जाता है दादी के सामने समुद्र में एक वोटेक्स था और दादी उसी वोटेक्स में कूद जाती है और नारो जब भी बेहोश हो जाता था तो उसे यही सपना आता था, पर सपने में उसे किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं देता था। फिर प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और नारो को कोई कह रहा था, नारो मत मरो, तुम नहीं मर सकते, तुम्हें जिंदा रहना होगा। उसकी आवाज सुनकर नारो कहता है, तुम कौन हो? फिर नारो सोचने लगता है, मुझे लगता है ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है। फिर उसके बाद नारो के एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नारो एक बच्चे को पीट रहा था और वो बच्चा कहता है, मैंने क्या गलत कहा है, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ नहीं है, तुम अपने दादी के साथ रहते हो। और वही नारो रोते हुए और उस बच्चे को पीटते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा? फिर तभी उस बच्चे की माँ आ जाती है, जो नारो के कान को खींचती है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें ऐसे ही पाला पोसा है? क्या तुम्हारे पास जरा सा भी मैनर्स नहीं है? फिर वो अपने बच्चे को ले जाने लगती
है और वो अपने बच्चों को कह रही थी ऐसे बच्चों के साथ मत रहा करो। और वहीं वो बच्चा रोते हुए कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, उसी ने मुझे पहले मारा था। फिर हमें नारो को दिखाया जाता है जो रोते हुए अपने दादी का नाम ले रहा था। फिर प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ नारो दादी के गोद में था और नारो के सीने में एक बहुत बड़ा होल हो गया था और उसे देखकर दादी रोने लगती है। और जैसा नारो बचपन में दादी का नाम लिया था वो भी रोते हुए नारो का नाम ले रही थी। फिर थोड़े देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो नारो को जमीन पर लिटाकर उसके सिर के पास बैठी हुई थी। फिर वो सोचने लगती है ऐसा लगता है उसने उस जगह पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, मुझे नहीं पता कुम के सोल्जर यहाँ कैसे आए। फिर उसके बाद वो कुछ करने लगती है जिससे दादी का स्ट्रिंग दादी के बॉडी से निकलकर उसके सिर के ऊपर कुछ बनाने लगता है। फिर वो सोचने लगती है मेरे पास छोटे प्रिंस से लिया गया वेपन को लौटाने और उसे बैटलफील्ड में भेजने के अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं है। फिर दिखाया जाता है जो चीज उसके स्ट्रिंग से बन रही थी वो उसके हाथ में आ जाती है और वो एक तरह का फायर होता है। असल में ये दादी के बॉडी की पूरी वाइटिलिटी थी जिसे वो निकाल देती है और उस वाइटिलिटी को नारो को खिला देती है। फिर वो कहती है अब से तुम्हारे ऊपर बोझ आने वाला है लेकिन यही तुम्हारी किस्मत है। फिर हमें एक चेन को टूटते हुए दिखाया जाता है। असल में ये एक सील थी जिसने उसके डीमन पावर को सील करके रखा था और इसी सील की वजह से नारो कमजोर रहता था। फिर दिखाया जाता है उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। फिर जब दादी उसे छूने की कोशिश करने लगती है तो उसका बॉडी धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगता है। फिर वो कहती है यही हेड गार्ड और सना का अंत है। फिर उसके बाद वो स्माइल करते हुए नारो को अलविदा कहती है और इसी के साथ उसका पूरा बॉडी डिसअपियर हो जाता है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नारो को होश आ गया था और वो जैसे ही उठता है वो दादी को ढूंढने लगता है लेकिन उसे दादी नहीं मिलती। फिर हमें 1 महीने बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी काफी भड़का हुआ था। फिर तभी उसके बगल में खड़ा आदमी कहता है वो फिर से यहाँ आ गया। उसे देखकर वही पहला वाला आदमी कहता है मुझे गुस्सा दिलाने वाला एक और लड़का यहाँ आ गया और वो नारो की बात कर रहा था। फिर वो आदमी नारो के पास आते हुए कहता है हे बच्चे क्या तुमने इसे अपने जगह समझ रखा है? तुम्हारे यहाँ रहने से जो तुम्हारी दादी घर छोड़कर चली गई है वो वापस नहीं आ जाएगी। फिर नारो कहता है वो घर छोड़कर नहीं गई है। फिर वो आदमी कहता है मैंने पहले ही उसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट को सभी जगह भेज दिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम हर दिन यहाँ आना बंद कर दो। फिर तभी नारो उस आदमी को ड्राइंग को दिखाते हुए कहता है वो मिसिंग नहीं हुई है। फिर वो आदमी कहता है क्या तुम पुलिस को बेवकूफ समझते हो? हमने तुम्हारे रूम की अच्छे से छानबीन की है, हमें वहाँ पर ब्लड, हेयर और फिंगरप्रिंट एक भी नहीं मिला है और वहाँ क्राइम करने का कोई निशान भी नहीं है। फिर तभी दूसरा आदमी आकर उसके मुंह को बंद कर देता है और कहता है उसे जाने दो, वैसे भी उसकी कोई फैमिली नहीं है। फिर वो नारो को कहता है तुम घर चले जाओ, अगर हमें तुम्हारी दादी के बारे में कुछ भी पता चलता है तो हम तुम्हें फोन करेंगे। उसकी बातें सुनकर नारो कुछ नहीं कर पाता और वो भी घर वापस जाने लगता है। फिर हमें उसी सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो उस बिल्ली को खाना खिला रहा था। फिर नारो मन ही मन कहता है मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा पर उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं देखा, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे ने भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, जबकि मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखा था। सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर उसके बाद वो सोफा में लेट जाता है और वो जैसे ही अपनी आंखों को बंद करता है उस दिन जो भी हुआ था वो सब उसे याद आने लगता है। जैसे याद करने के बाद उसका चेहरा रोने जैसे हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या ये एक सपना था? पर अगर ये सपना था तो मेरी दादी असली में गायब कैसे हो सकती है? अब से मैं अकेला हो गया हूँ। फिर उसके बाद हमें उसके हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका टीचर कह रहा था मैं रूमर के फैलने को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं समझ सकता हूँ तुम इसकी वजह से 1 महीने तक काफी परेशान होगे, लेकिन तुम्हें स्कूल वापस आना होगा और ये तुम्हारी दादी के लिए भी है। अगर तुम समझते हो तो तुम वापस आ सकते हो। फिर उसके बाद नारो भी हाँ बोलकर टीचर ऑफिस से चला जाता है और उसके बाहर ही उसका दोस्त जुंग यूंग था। फिर जुंग यूंग कहता है तुम स्कूल वापस आ गए हो। फिर नारो कहता है तुम्हें भी देखे हुए काफी लंबा समय हो गया। फिर तभी उसे कुछ महसूस होता है पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर जुंग यूंग कहता है क्या हुआ? फिर नारो कहता है कुछ नहीं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का कह रहा था मेरी माँ ने मुझे कहा था
कि नारो के फैमिली के साथ कुछ हुआ है। उन्होंने कहा था कि नारो की दादी मर गई है। फिर तभी दूसरा लड़का कहता है लेकिन वो तो ठीक दिख रहा है, आखिर उसने अकेले ही ग्राउंड के कितने चक्कर मार लिए हैं। फिर लोग बात करने लगते हैं, हाँ वो पिछले महीने के कंपेयर में अभी पूरी तरह से बदल गया है। क्या वो सच में वही कमजोर नारो है जिसे हम लोग जानते थे? और वही नारो सोच रहा होता है, ये बहुत अजीब है, ये मुझे बहुत आसान लग रहा है। मैं अपने पैर के नीचे के छोटे मोटे पत्थर को भी महसूस कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं दूसरों के सांसों के आवाज को भी महसूस कर सकता हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं आसपास के अपनी सभी चीजों को महसूस कर सकता हूँ। पर तभी वो वहीं पर रुक जाता है और वो सामने की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, ये वही सेम फीलिंग है जब मैं टीचर ऑफिस से निकलने के बाद महसूस किया था कि कोई मुझे देख रहा है। फिर उसके बाद वो अंदर चले जाता है और अपना स्कूल यूनिफॉर्म भी पहन लेता है। फिर दिखाया जाता है नारो के पीछे कोई होता है जो उसके ऊपर नजर रख रहा था। फिर नारो सोचने लगता है, ये वही आदमी है जिसे मैंने पहले महसूस किया था। क्या ये मेरे दादी के मामले से जुड़ा हो सकता है? स्कूल में सिर्फ गिने चुने लोग ही इसके बारे में जानते हैं। क्या ये वही है जिसे मैं सोच रहा हूँ? फिर उसके बाद वो वहीं से मुड़ जाता है। फिर दिखाया जाता है नारो का पीछा करने वाली एक लड़की थी। फिर वो लड़की कहती है, वहाँ कौन है? फिर नारो पीछे मुड़कर कहता है, तुम तो ली लूना हो ना। फिर लूना कहती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? फिर नारो कहता है, नहीं मैंने तुम्हें गलती से कोई और समझ लिया था। फिर नारो सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत सेंस कर लिया था? फिर लूना कहती है, क्या तुम आजकल उन मेडिसिन को नहीं लेते? तुम हमेशा खाने के बाद उन मेडिसिन को लेते थे, लेकिन मैंने आज तुम्हें उन्हें खाते हुए नहीं देखा। फिर नारो कहता है, हाँ अब मैं पहले से बेहतर हो गया हूँ। फिर लूना कहती है, क्या सच में? फिर नारो सोचने लगता है, मैंने उस दिन के बाद से मेडिसिन को लेना पूरी तरह से भूल गया था और मैंने उस दिन से एक बार भी मेडिसिन को नहीं लिया है। फिर उसके बाद वो इधर उधर घूर घूर के कुछ देखने लगता है। उसे ऐसा करता देख लूना कहती है, क्या हुआ? फिर तभी वहाँ पर एक खिड़की होता है और नारो उसी खिड़की से ही कूद जाता है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे अचानक से एक जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पर वो उसके जाने से थोड़ा निराश होती है और ऐसा लगता है वो कुछ उससे और पूछने वाली थी पर पूछ नहीं पाई। पर तभी वहाँ पर वही टकला बुली और उसके दोस्त आते हैं और वो टकला बुली जैसे ही लूना को देखता है उसके हाव भाव बदल जाते हैं। फिर वो कहता है, लूना तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मेरा यहाँ आने का इंतजार कर रही थी? पर लूना उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए एक अजीब सी स्माइल करते हुए कहती है, अब उसे उन मेडिसिन को लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है रात हो जाता है। फिर हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ नारो खड़ा होता है और सोच रहा होता है, हाल ही में मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी अब बदल गई है, फिजिकल ट्रेनिंग के समय यहाँ तक कि हॉलवे में भी, और अब मैं यहाँ भी उसे महसूस कर सकता हूँ। फिर हमें वहीं पर लूना को दिखाया जाता है। उसे देखकर नारो सोचने लगता है, क्या लूना, क्या वो कन्वीनियंस स्टोर में काम करती है? क्या मुझे उसे हेलो बोलना चाहिए? फिर वो पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ वो खिड़की से कूदकर वहाँ से चला गया था। उसे याद करने के बाद नारो को ऐसा लगता है कि उसके लिए एम्बैरेसिंग होगा। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें वहीं पर एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कार्डबोर्ड को मोड़कर काट में बांध रही थी। तभी वहाँ पर नारो आ जाता है और उस बूढ़ी औरत का मदद करने लगता है। जैसे ऐसा करता था वो बूढ़ी औरत स्माइल करते हुए उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है और उसके स्माइल को देखकर नारो को अपनी दादी की याद आ जाती है। फिर नारो पीछे मुड़कर उस कार्ड को देखते हुए कहता है, अगर हम और कार्डबोर्ड रखेंगे तो वो गिर जाएगा। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, मेरी कार्ड उस बड़ी सड़क के उस पार है, मुझे बस इसे खाली करके वापस आना होगा। फिर नारो अपने जगह से खड़े होते हुए कहता है, तो ठीक है मैं इसे कर देता हूँ। और वो बूढ़ी औरत नारो को फिर से शुक्रिया कहती है। फिर उसके बाद नारो सड़क के उस पार जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो टकले बोली के दोनों फ्रेंड आ गए थे और वो कन्वीनियंस स्टोर में चले जाते हैं और लूना उन्हें बिना देखे हुए कहती है, आपका स्वागत है, आपको यहाँ क्या चाहिए? फिर वो ब्लॉन्डी हेयर वाला वोले कहता है, लूना क्या तुम इस कन्वीनियंस स्टोर में काम करती हो? ये बहुत बढ़िया है। इन दिनों उन बूढ़े बेवकूफ की वजह से हमें सिगरेट खरीदने में काफी मुश्किल हो रही है। हम यहाँ रोज आएंगे और तुम्हारी कमाई को बढ़ा देंगे। आज के लिए क्या तुम मुझे 2 सिगरेट दे सकती हो? लेकिन लूना उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, अपना आईडी दिखाओ। फिर वो ब्लॉन्डी हेयर वाला कहता है, लूना क्या तुम हमसे आईडी मांग रही हो? क्या तुम नहीं जानती हम कौन हैं? फिर लूना कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे माइनर लड़के को सिगरेट नहीं दे सकती जो स्कूल यूनिफॉर्म में हो, भले ही ये लोकल स्टोर होता तो भी मैं नहीं देती। फिर वो ब्लॉन्डी हेयर वाला लूना के पास आते हुए कहता है, तुम खूबसूरत हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों की तरह तुम्हारी बातों को मान लूंगा। चुपचाप सिगरेट दे दो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हारी
तुम्हारे सेल्स को बढ़ा दूंगा। और वहीं उसका दूसरा फ्रेंड उसे रोकते हुए कहता है उसे छूना भी मत, नहीं तो सांगचुन तुम्हें बहुत पीटेगा। और सांगचुन उसी टकले बुली का नाम है और उसे याद करके वो थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो ब्लॉन्डी हेयर वाला कहता है मैं 2 साल फेल हो गया हूँ, इसका मतलब मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ, फिर भी मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे 2 सिगरेट दे दो। फिर लूना कहती है तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है? और गाइस ज़ोडिएक साइन का काम एस्ट्रोलॉजी में होता है। फिर लूना कहती है क्या तुम्हें ज़ोडिएक साइन के बारे में पता भी नहीं है? फिर वो उन्हें बाय बाय कहकर दोनों को दुकान से बाहर निकाल देती है। फिर वो ब्लॉन्डी हेयर वाला कहता है मुझे तो बस 2 सिगरेट चाहिए था। फिर तभी रेड हेयर वाला कहता है हे उधर देखो, और वहाँ पर वही बूढ़ी औरत थी जिसे देखकर ब्लॉन्डी हेयर कहता है ये तो हमें सही समय पर मिली है। फिर नारो को दिखाया जाता है जो कार्डबोर्ड को कार्ड में अच्छे से बांध लिया था और वो उस कार्ड को उस बूढ़ी औरत के पास लेके आ रहा था। फिर दिखाया जाता है वो बूढ़ी औरत को पैसे दे रहा था और उसे अपने लिए कन्वीनियंस स्टोर से सिगरेट लाने के लिए कह रहा था, और ऐसा करने से वो बूढ़ी औरत मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर वो रेड हेयर वाला कार्डबोर्ड को अपने जूते से मारने लगता है, जिससे वो कार्डबोर्ड बेकार हो जाता है। फिर वो ब्लॉन्डी हेयर वाला कहता है तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो, फिर वो तुम ये नहीं जानती कि दुनिया कैसे काम करता है। फिर वो उसे पैसे से मारते हुए कहता है यहाँ खड़े खड़े मेरा पैर दुख रहा है, इसलिए बुढ़िया बनने का नाटक बंद करो और जाकर मेरे लिए सिगरेट खरीद कर लेकर आओ। और वहीं सड़क के उस पार नारो कार्ड को लेकर आ रहा था और वो भी उस बूढ़ी औरत के साथ हो रहे बदतमीजी को देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद वो चिल्लाकर उन्हें रोकने के लिए कहता है। उसे देखकर वो ब्लॉन्डी हेयर वाला कहता है हे डुगरू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर नारो बूढ़ी औरत के पास आता है और कहता है मैंने इसे अच्छे से बांध दिया है, आप इसे लेके जा सकते हो। फिर वो लोग नारो के पास आते हुए कहते हैं क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? मुझे ये देखकर तो रोना ही आ गया, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या वो तुम्हारी दादी है? फिर तभी नारो का ध्यान वहाँ पर पड़े कार्डबोर्ड के ऊपर पड़ती है जो ब्लॉन्डी हेयर के जूते मारने की वजह से बेकार हो गया था, जिसे देखकर नारो गुस्सा होने लगता है। फिर वो ब्लॉन्डी हेयर वाला कहता है देखो इस कमीने को, तुम अभी भी पहले के ही जैसे हो, तुम नीचे नहीं देखोगे। फिर उसके बाद वो नारो के कॉलर को पकड़ता है और उसके गले पर हाथ रखते हुए और उसे एक गली के कोने में लेकर चले जाता है। फिर वो उसे कोने में फेंक देता है, जिससे वो दीवार से टकरा जाता है। फिर वो सोचने लगता है ये क्या है, मैं पहले जितना भी गुस्सा करता था मैं उतना ही ज्यादा कमजोर होता जाता था, पर अब मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। फिर वो ब्लॉन्डी हेयर वाला कहता है ऐसा लगता है तुम्हें महीने भर से फिजिकल थेरेपी नहीं मिली है, इसलिए तुम अपने औकात भूल गए हो। फिर उसके बाद वो नारो को गाली देते हुए पीटने लगता है और उसे पीटते हुए कहता है अब मेरे को आंख दिखाने की हिम्मत कर, अब अपनी आंखों को ऊपर कर, क्या तू बहरा है डोगरो? क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? फिर तभी हमें किसी चीज को टूटते हुए दिखाया जाता है और शायद ये नारो की सील थी जो पूरी तरह से टूटी नहीं थी, जो शायद नारो के गुस्सा करने की वजह से अब टूट चुकी है। फिर वो नारो के ऊपर अपने जूते से मारने वाला होता है, तभी वो सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि नारो ने उसके जूते को अपने हाथ से पकड़ लिया था। फिर दिखाया जाता है नारो के चेहरे पर भी वही मार्क अपीयर हो जाता है जो मार्क दादी के चेहरे पर फाइट करते वक्त अपीयर हो जाता था। फिर उसके बाद वो उसके जूते को दबाने लगता है, जिस वजह से उसके जूते के साथ साथ उसका पैर भी दबने लगता है। फिर वो एक जोरदार चीख मारता है, जिसे सुनने के बाद रेड हेयर वाला कहता है उसे ज्यादा मत पीटना, पर जब वहाँ देखता है तो वहाँ नारो की जगह उसके दोस्त की ही पिटाई हो रही थी।